बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट कौन से हैं? ये वो सब्सटेंसेस हैं जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स एक्ट करें और उनको ब्लॉक करें और उनको स्टिमुलेट ना करें और एक्शन को इनहिबिट करें। जो काम कौन करता था, नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, उनके एक्शन को क्या करें, इनहिबिट करो। इसको बोलते हैं एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, जिसमें हमारे पास अल्फा ब्लॉकर्स हैं और बीटा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स जो अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करें और बीटा ब्लॉकर्स जो बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करें। बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास जो है उसमें भी अगर दो टाइप्स हैं, सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स और नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जो सिलेक्टिवली जाके किसको ब्लॉक करे, बीटा 1 रिसेप्टर्स को, उसको बोलते हैं सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। जो सिलेक्टिवली किसी एक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करें, उसमें भी हमारे पास यहाँ पे जो है वो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स हैं, दूसरे हैं नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। मतलब ये बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर्स दोनों को ब्लॉक करते हैं और साथ में कहीं कहीं ये बीटा 3 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं, ये बीटा 3 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये क्या है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास जो है वो एटिनोलोल है, एसीब्यूटोलोल है, बिटाक्सोलोल है, बिसोप्रोलोल है, इस्मोलोल है, मेटोप्रोलोल है, नेबिवोलोल है। और नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास प्रोप्रानोलोल है, पिंडोलोल है, पेनब्यूटोलोल है, कार्टिकोलोल है, कार्बिडाइलोल है, टिमोलोल है, नेडोलोल है, लेबिटालोल है, मेटिप्रानोलोल और लीवोब्यूनोलोल। ये क्या है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की तरफ हम लोग आते हैं। सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में एसीब्यूटोलोल, एटिनोलोल, बिटाक्सोलोल, बिसोप्रोलोल, स्मोलोल, मेटोप्रोलोल, नेबिवोलोल, ये क्या है, सिलेक्टिवली किसको ब्लॉक करते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स को। लेकिन कब, जब इनकी हम लोग लो डोज यूज़ करते हैं तो ये बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। अगर हम लोग इनका हाई डोज यूज़ करें तो ये बीटा 2 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो इनके डोज पे डिपेंड करता है। हमारे पास ये जो ABE हमें लाइक एटिनोलोल है, बिसोप्रोलोल है, स्मोलोल है और मेटोप्रोलोल है, ये क्या करती हैं, ये यूज़ होती हैं MI में, हाइपरटेंशन में और एंजाइना को, इन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स जो है वो यूज़ होती हैं। तो ये कैसे यूज़ होती है, हमें पता है MI क्या है, MI मायोकार्डियम इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक ना। इसमें ये होता है कि ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये लाइक अगर पहली बार बंदे को हार्ट अटैक आ गया तो सेकंड हार्ट अटैक का भी चांस हो सकता है, तो हम लोग क्या देते हैं उनको, बीटा ब्लॉकर्स। तो सेकंड अटैक से बचाने के लिए उस प्रोफाइलेक्टिकली हम लोग इन बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ करते हैं, ताकि क्या हो, दोबारा से हार्ट अटैक जो है वो जो है वो ना हो। तो ये बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा। MI में ये होता है कि हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाता हार्ट की तरफ, क्योंकि ब्लड सप्लाई ही इतना नहीं है। हार्ट जो है अपना जो पहले वो जिस तरह ब्लड पंप करता था वो नहीं कर सकता। तो हार्ट में इतनी पावर ही नहीं है, क्योंकि उसके जो मायोकार्डियम के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो गए हैं। किस वजह से, इंजाइना की वजह से। इंजाइना में क्या है, इंजाइना में हार्ट पेन है, ये एक्चुअली चेस्ट पेन है, हार्ट पेन है। क्यों है, ऑक्सीजन का सप्लाई इसकी तरफ कम है, न्यूट्रॉन्स का सप्लाई कम है हार्ट की तरफ। क्यों कम है, जो आर्टरी जो है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती थी वो अब क्या हो गई है, नैरो हो गई है, या फिर ब्लॉक हो गई है क्लॉट की वजह से, या फिर किसी एथेरोस्क्लेरोसिस, लिपिड्स की, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से। तो क्या हो गया, हार्ट पेन, एंजाइना हो गया। लेकिन अब एंजाइना से क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। क्यों, ब्लड सप्लाई कुछ इतना ही ज़्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं वो क्या हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो अब हार्ट जो है वो ब्लड पंप सही से नहीं कर सकता। तो हार्ट का हो सकता है हार्ट का जो पंप है वो ब्लॉक हो जाए, बंदा मर जाए। लेकिन फर्स्ट अटैक में क्या होगा, हार्ट की जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाएंगे और हार्ट जो है वो सही से ब्लड जो है पंप नहीं कर सकता। इसमें इतनी जो है फोर्स ही नहीं होती, ताकत ही नहीं होती, पावर ही नहीं होती कि हार्ट को ब्लड को पंप करे। तो हम क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स। अगर हम लोग बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे तो हमारी बॉडी में जो नॉरएपिनेफ्रिन है और एपिनेफ्रिन है, ये क्या करेंगे, बीटा इसके जो हार्ट के बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं इनके ऊपर क्या, इसको स्टिमुलेट करेंगे और इसको कहेंगे कि तुम क्या करो, ब्लड को पंप करो, हार्ट रेट को ज़्यादा करो। लेकिन हमारा जो हार्ट है वो क्या है, अब वो उसके टिश्यूज़ डैमेज है, वो अब उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो क्या करे, स्टिमुलेट हो जाए हार्ट, मतलब उसी रेट से क्या करे, वर्क करे जैसे पहले करता था। तो क्या होगा, MI होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स। तो हार्ट के ऊपर प्रेशर जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन वगैरह का नहीं पड़ेगा, जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म से पड़ता है।
जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होता है ना। एमआई में ज़ाहिर ब्लड टिश्यूज़ डैमेज हो गए तो अब कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा, तो रिफ्लेक्स एक्शन के ज़रिए हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि तुम हार्ट रेट ज़्यादा को, लेकिन हार्ट नहीं कर सकते तो इसमें क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ये ड्रग्स यूज़ करते हैं। हाइपरटेंशन में पता है वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, किस वजह से अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट हुए होते हैं। दूसरा क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट के ज़्यादा होने से भी, हार्ट रेट के ज़्यादा होने से भी ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि फोर्स पड़ती है ना, जब हार्ट रेट ज़्यादा होती है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होती है तो ब्लड का प्रेशर पड़ता है आर्टरीज के ऊपर। तो हम लोग क्या देंगे, ये बीटा ब्लॉकर्स, तो हार्ट रेट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो आर्टरीज के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। एंजाइना तो क्या है कि आर्टरीज जो ब्लड फ्लो कम हो गया ना, एंजाइना में अब क्या हो गया, ब्लड फ्लो कम हो गया, ऑक्सीजन की का सप्लाई कम हो गया हार्ट के टिश्यूज़ की तरफ। जब सप्लाई कम हो गया तो अब हार्ट जो है वो अपने उससे कंट्रैक्ट और वो स्टेप काम कर रहा है अब जैसे पहले करता था, लेकिन इसकी तरफ न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की सप्लाई ही कम है। तो हम लोग क्या करें, हम लोग तो ऐसे नहीं कर सकते ना। अगर वेजल ब्लॉक है तो हम लोग तो उसको ओपन नहीं कर सकते, मतलब क्लॉट को तो हम लोग अगर नहीं रिमूव कर सकते, या फिर वेजल कंस्ट्रिक्ट हो गई है तो अगर वो नहीं हो रही हो, वो सीवियर कंडीशन है, हमारा जो लिपिड कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन है हम लोग उसको रिमूव नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स से क्या होगा, जो हार्ट रेट है ये क्या करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा। जब हार्ट रेट कम होगा, कंट्रैक्शन इतनी फोर्सफुली नहीं होगी, स्टिमुलेशन इतनी फोर्सफुली नहीं होगी, हार्ट की रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो क्या होगा, हार्ट की वो जो नीड है, जो न्यूट्रिएंट्स की, जो ऑक्सीजन की, वो भी कम हो जाएगी। जब वो कम होगी तो हार्ट पेन हमें नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग ये ड्रग्स यूज़ करते हैं। एसीब्यूटोलोल और नेबिवोलोल जो है वो किस लिए यूज़ होते हैं, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। नेबिवोलोल का एक ये है कि नेबिवोलोल जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन करवाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड फिर क्या करता है, कहाँ से प्रोडक्शन करवाता है, एंडोथीलियल सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन करवाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जब प्रोड्यूस होगा, ये स्मूथ मसल्स में क्या होगा, हो जाएगा, डिफ्यूज़ होगा। स्मूथ मसल्स कहाँ पे, वेजल्स में, स्मूथ मसल में नाइट्रिक ऑक्साइड डिफ्यूज़ होगा तो वेजल्स क्या हो जाएंगी, डायलेट। जब वेजल डायलेट हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। स्मोलोल को हम लोग जो है वो आईवी यूज़ करते हैं, आईवी यूज़ करते हैं ये एमआई एंजाइना वगैरह के लिए। बिसोप्रोलोल को और मेटोप्रोलोल को हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं हार्ट फेलियर में। हार्ट फेलियर में जब हार्ट फेल हो रहा है तो हम लोग क्या देते हैं, बिसोप्रोलोल और मेटोप्रोलोल, ताकि जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से जो फोर्स, जो प्रेशर पड़ रहा है हार्ट के ऊपर, वो क्या हो जाए, वो ब्लॉक हो जाए, बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉक होने की वजह से। दूसरा हमारे पास जो एसीब्यूटोलोल है वो क्या है, एसीब्यूटोलोल ये क्या है, ये पार्शियल एगोनिस्ट है। ये एंटागोनिस्ट तो है लेकिन इसके अंदर इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, पार्शियल एगोनिस्ट की एक्टिविटी भी है इसके ऊपर। ये फुली रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करता, ये मतलब ब्लॉक करते हैं लेकिन इसमें अपनी एक इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी है, तो इसको पार्शियल एगोनिस्ट भी बोलते हैं। हमारे पास ड्रग है पेंडोलोल। ये हम लोगों ने जो अभी पढ़े, ये सिलेक्टिव की बात कर रहे थे हम लोग, ये सारे जो थे वो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स थे। अब हम आते हैं नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारे पास है पेंडोलोल। पेंडोलोल जो है ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करता है। तो पेंडोलोल की भी एसीब्यूटोलोल की तरह क्या एक्टिविटी है, पार्शियल एगोनिस्ट। ये क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट है, ये फुली रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करता। और ये यूज़ किस लिए होते हैं, एसीब्यूटोलोल जो है वो, एसीब्यूटोलोल को तो मैंने बता दिया। पेंडोलोल ये किस लिए यूज़ होते हैं, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। ये हार्ट रेट को कम करेंगे तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ये पेंडोलोल की एक्टिविटी थी। और इन जो ड्रग्स की जो एडवर्स रिएक्शन है ये क्या है कि लिपिड और ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म को कम करेंगे, तो ये इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। दूसरा ये हाइपोटेंशन काज करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है नॉन सेलेक्टिव वो है लेबिटालोल। लेबिटालोल ये क्या है, बीटा 1 और बीटा 2 नॉन सेलेक्टिव दोनों को ब्लॉक करता है, लेकिन इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि अल्फा 1 ब्लॉकर भी है। तो इस वजह से लेबिटालोल को हम लोग एज अल्टरनेट मिथाइल
के अल्टरनेट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लेबिटालोल। किसके लिए, प्रेग्नेंट वोमेन में जो हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग लेबिटालोल को यूज़ करते हैं। मिथाइल डोपा की जगह इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा 1 को भी ब्लॉक करता है। अल्फ़ा 1 जब ब्लॉक होंगे तो क्या होगा, वेज़ोडाइलेशन और ब्लड प्रेशर जो वो रिड्यूस हो जाएगा। और बीटा वन पे एक्ट करके कार्डियक आउटपुट को कम करेगा और हार्ट रेट को कम करेगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो वो जो एक फोर्स से जो ब्लड इजेक्ट हो रहा था, आर्टरीज में आ रहा था, जो आर्टरीज पर प्रेशर पड़ रहा था, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। और दूसरी जो हमारे पास जो ड्रग है वो है कार्विडाइलोल। ये क्या है, ये भी नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करता है। कार्विडाइलोल जो है वो क्या करता है, वेजल्स की इसका एक और फ़ायदा है, बीटा 1 और बीटा 1 पे एक्ट करके हार्ट रेट को कम करेगा, कार्डियक आउटपुट को कम करेगा, तो ब्लड प्रेशर कम होगा। दूसरा ये कि ये किस चीज़ को रिड्यूस करता है, कम करता है, लिपिड की पर ऑक्सीडेशन को। हमें पता है कि अथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि LDL लिपिड की पर ऑक्सीडेशन होती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की क्या होती है, पर ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होता है, लो LDL जो है वो यहाँ पे आर्टरीज के साथ स्टिक करती हैं और ये आर्टरीज को इस तरह ये यहाँ पे आके ऐसे ब्लॉक कर देती हैं, तो ब्लड यहाँ से ऐसे पास नहीं होता, तो ब्लड प्रेशर जो है वो राइज हो जाता है। तो लिपिड की पर ऑक्सीडेशन को कम करती है। दूसरा ये वेजल्स की थिकनिंग को ये क्या करती है, रिड्यूस करती है, वेजल्स को थिक नहीं होने देती। जो अथेरोस्क्लेरोसिस में जो वेजल्स की जो वॉल है ये थिक हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर जो है वो एनहांस हो जाता है, तो इसको ये क्या करती है, ट्रीट करती है कार्विडाइलोल। एक्यूट हार्ट फेलियर में एक कंडीशन है एक्यूट हार्ट फेलियर, ये सीवियर कंडीशन है। दूसरा है क्रोनिक हार्ट फेलियर। तो हम लोग ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं इसको यूज़ करते हैं क्रोनिक हार्ट फेलियर में। एक्यूट हार्ट फेलियर में कभी भी बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने, क्योंकि कंडीशन और भी क्या हो जाएगी, सीवियर हो जाएगी। और लेबिटालोल और कार्विडाइलोल ये क्या करती हैं, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती हैं ना, तो ये क्या करती हैं, ब्लड प्रेशर को इतना भी रिड्यूस कर सकती हैं कि इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन ये है कि ये क्या काज करेगी, हाइपोटेंशन काज करेगी, आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन काज करेगी। और इसके अलावा ये डिजीनेस काज करती है, कार्विडाइलोल और लेबिटालोल ये डिजीनेस काज करती है। ये इनके क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। टिमोलोल क्या है, टिमोलोल और दूसरा क्या है, नेडोलोल। ये दोनों क्या है, ये नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 और बीटा 2 को ब्लॉक करती हैं, टिमोलोल और नेडोलोल। ये दोनों बीटा 1 बीटा 2 को तो ब्लॉक करते हैं, लेकिन हम लोग इसको इतना यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि ये क्या है, पोटेंट है। दोनों क्या है, पोटेंट हैं देन प्रोप्रानोलोल से क्या है, ज़्यादा पोटेंट ड्रग्स हैं ये। और नेडोलोल का जो ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा है। तो इसको टिमोलोल को हम लोग यूज़ करते हैं। टिमोलोल की यूज़ अब मैं बता रही हूँ कि टिमोलोल को यूज़ किया जाता है ओपन एंगल ग्लाकोमा को ट्रीट करने के लिए। ओपन एंगल ग्लाकोमा को ट्रीट करने के लिए ये क्या करता है, टिमोलोल। ये टिमोलोल जो है वो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इस तरह ओपन एंगल ग्लाकोमा को ये क्या करेगा, ट्रीट करेगा। अब इसके बाद हम लोग जो है वो आते हैं प्रोप्रानोलोल की तरफ। प्रोप्रानोलोल क्या है, नॉन सेलेक्टिव। प्रोप्रानोलोल नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। प्रोप्रानोलोल को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसके बारे में हम लोग ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोप्रानोलोल क्या है, नॉन सेलेक्टिव, मतलब ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को जाके ब्लॉक करता है, दोनों रिसेप्टर्स को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। और ये इसके एक्शंस में, इसके क्या एक्शंस है प्रोप्रानोलोल के, प्रोप्रानोलोल जो है वो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन के एक्शन को क्या करता है, रिवर्स करता है। कैसे, हमें पता है एपिनेफ्रीन जो है वो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है ना, और नॉर एपिनेफ्रीन बीटा 1 पे एक्ट करता है। तो ये अगर नॉर एपिनेफ्रीन बीटा 1 पे एक्ट करता है और ये दोनों पे, अगर हम लोग इसके साथ प्रोप्रानोलोल देंगे तो ये जाके इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। तो नॉर एपिनेफ्रीन का बीटा 1 पे कोई एक्शन नहीं होगा और एपिनेफ्रीन का बीटा 1 और बीटा 2 पे कोई एक्शन नहीं होगा। तो इस तरह इनके इफेक्ट को रिवर्स करेगा। प्रोप्रानोलोल जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, तो इस वजह से ये CNS रिलेटेड इफेक्ट्स भी काज करता है।
इसके अलावा ये CVS में क्या एक्शन काज करता है? CVS में प्रोप्रानोलोल क्या है? बीटा 1 ब्लॉकर है ना। हमें पता है कि हार्ट के ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं, तो जब बीटा 1 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा? हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। हार्ट रेट डिक्रीज होगा, हार्ट की जो कंट्रैक्शन पावर है, हार्ट की जो कंट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या काज करेगा? नेगेटिव आइनोट्रोपिक। हार्ट रेट कम तो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, कॉन्ट्रैक्शन कम तो नेगेटिव आइनोट्रोपिक। तो क्या काज करेगा? नेगेटिव आइनोट्रोपिक और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। कौन? ये प्रोप्रानोलोल, ये इफेक्ट काज करेगा। और ये क्या करेगा? जाके SA और AV नोड को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। क्यों? ज़ाहिर उनके ऊपर भी बीटा 1 रिसेप्टर्स है ना, तो बीटा 1 रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे तो AV नोड और SA नोड भी क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। तो हम लोग प्रोप्रानोलोल को किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं? सप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया। सप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया कौन सी कंडीशन है? जब आर्ट्रियल एरिथमिया हो। एट्रियल एरिथमिया को क्या बोलते हैं? सप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया। इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? प्रोप्रानोलोल। लेकिन ये वेंट्रिकुलर एरिथमिया में क्या है? इफेक्टिव नहीं है। इसके बाद ये क्या काज करता है? मतलब इसका और क्या एक्शन है? हमें पता है प्रोप्रानोलोल बीटा 2 रिसेप्टर्स को भी इनहिबिट करता है, और हमें ये भी पता है कि बीटा 2 जो है वो वेजल कहाँ पे प्रेजेंट है? स्केलेटल मसल के वेजल्स में। तो ये जो स्केलेटल मसल्स की वेजल्स हैं उसके ऊपर कौन से रिसेप्टर्स हैं? बीटा 2 रिसेप्टर्स। तो प्रोप्रानोलोल जब इसको ब्लॉक करेगा तो क्या होगा? बीटा 2 रिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट होते हैं तो क्या होता है? वेजो डायलेशन होती है ना। बीटा 2 रिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट होते हैं तो क्या होता है? बीटा 2 रिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट होंगे तो वेजो डायलेशन। बीटा 2 रिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट होते हैं तो क्या होता है? वेजो डायलेशन होती है। कौन स्टिमुलेट करता था इस बीटा 2 रिसेप्टर्स को? एपिनेफ्रिन। तो अब क्या हो गया? प्रोप्रानोलोल आ गया। प्रोप्रानोलोल इसको क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। जब ये इनहिबिट होंगे तो क्या होगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। तो स्केलेटल मसल वेजल जो है उसकी क्या होगी? कंस्ट्रिक्शन होगी। तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को ये क्या करता है? प्रोप्रानोलोल ज़्यादा करता है। तो मतलब ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हार्ट रेट कम है, हार्ट रेट को कम करता है, कार्डियक आउटपुट को कम करता है, तो इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना बाकी जो काज करते थे। नॉरएपिनेफ्रिन जितना काज करता है इतना नहीं होगा। जस्ट ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस को क्या करेगा? ज़्यादा करेगा। तो ब्लड प्रेशर जो है पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा प्रोप्रानोलोल जो है वो क्या काज करता है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हमें पता है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ब्रोंक्योल्स में कौन से रिसेप्टर्स हैं? बीटा 2 ना। तो एपिनेफ्रिन इन पे एक्ट करके क्या काज करता था? ब्रोंको डायलेशन। तो ये क्या हो जाती? डायलेट हो जाती। तो अब क्या हो गया? बीटा 2 को इसने क्या कहती है? प्रोप्रानोलोल ने इनहिबिट कर दिया। जब ये इनहिबिट होगा तो क्या होगा? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाए। ये जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो ब्रोंकोस्पाज्म ये काज करेगा। तो अस्थमा वाले पेशेंट्स में हम लोग ये नहीं दे सकते। दूसरा ये क्या काज करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ये क्या करता है? डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है? प्रोप्रानोलोल जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को डिक्रीज करता है। कैसे? ये प्रोप्रानोलोल जाके बीटा 2 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करता है। कहाँ पे? बीटा 2 रिसेप्टर्स कहाँ पे है? हमारे पास अल्फा सेल्स जो ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं। ग्लूकागॉन अल्फा सेल्स जो ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, इनके ऊपर कौन से रिसेप्टर्स हैं? बीटा 2। तो बीटा 2 को प्रोप्रानोलोल जो है वो इनहिबिट करेगा तो ग्लूकागॉन रिलीज नहीं होगा। तो जब ग्लूकागॉन नहीं होगा तो क्या होगा? ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। हमें पता है कि ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ग्लूकोज हमारे पास कम हो जाए, ग्लूकोज कम होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। तो वो पेशेंट्स जो डायबिटिक पेशेंट्स है, अगर वो इंसुलिन के साथ प्रोप्रानोलोल ले रहे हैं तो उनको क्या हो सकता है? हाइपोग्लाइसीमिया। क्योंकि इंसुलिन भी ग्लूकोज को कम कर रहा है और प्रोप्रानोल भी ग्लूकागॉन को रिलीज़ नहीं कर रहा, तो ग्लूकोज का लेवल इतना कम हो गया कि हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो गई। अब हम लोग इसकी यूजेस की तरफ आते हैं कि प्रोप्रानोलोल जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। प्रोप्रानोलोल जो है वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करता है, तो ब्लड प्रेशर को कम करता है, और ये जो हार्ट रेट को कम करता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को तो ज़्यादा करता है, सॉरी, हार्ट रेट को कम करता है, कार्डियक आउटपुट कम करता है, बीटा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके। दूसरा बीटा 1 रिसेप्टर्स जो है किडनी के पास है, तो रेनिन जो रेनिन के रिलीज़ को इन्हें कम करेगा। रेनिन जब कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा।
दूसरा ये यूज़ होता है एंजाइना को ट्रीट करने के लिए। एंजाइना में क्या कंडीशन होती है कि हार्ट पेन होता है। क्योंकि इसकी तरफ न्यूट्रिएंट्स और ब्लड की सप्लाई कम होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हार्ट का डिमांड ज़्यादा है और ये काम ज़्यादा करे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके काम को क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट है, इसका जो वर्क है, इसको डिक्रीज़ करेंगे बीटा ब्लॉकर्स दे के। तो इसकी डिमांड को तो ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इसकी जो नीड है, नीड को ज़्यादा नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो हार्ट की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रेट थी उसको हम लोगों ने कम कर दिया, ताकि ये कम, इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स। इसके अलावा ये एमआई में देते हैं। फर्स्ट हार्ट अटैक जब हो गया उसके बाद सेकंड हार्ट अटैक से बचने के लिए प्रोफाइलेक्टिकली हम लोग इसको यूज़ करते हैं। माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। माइग्रेन प्रोफाइलेक्टिकली माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ है। माइग्रेन क्या है, हेडेक, हाफ हेडेक, मतलब फुल आधे सर में जो दर्द होता है उसको माइग्रेन बोलते हैं। और इसके अलावा ये हाइपरथायराइडिज्म को में भी यूज़ होता है। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड की ज़्यादा ओवर सिक्रीशन की वजह से क्या होता है, हार्ट रेट ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ब्रोंकोडायलेशन होती है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बॉडी में सारे रेट जो है, हर एक रिएक्शन जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है, ग्लूकोज की हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन ज़्यादा होती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए भी हम लोग क्या देते हैं, बीटा प्रोप्रानोल। ये जाके क्या करेगा, हार्ट रेट को कम करने के लिए बीटा 1 को ब्लॉक करेगा। बीटा इसी तरह ये बीटा 2 को ब्लॉक करेगा, तो ग्लूकागॉन की सिक्रीशन कम हो जाएगी। और ये जो प्रोप्रानोल है, इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, क्योंकि ये क्या है, लिपोफिलिक इसकी क्या है, नेचर है, लिपोफिलिक इसकी नेचर है। और आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ये 75% मेटाबोलाइज हो जाता है और 25% जो है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन वो पहुंच जाता है। तो मतलब इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, 25%। बाकी 75% ये रास्ते में ही क्या हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है। इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है प्रोप्रानोलोल के, प्रोप्रानोलोल जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन काज करता है। बीटा 2 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करके ये क्या करता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन ये काज करता है। और ये क्या काज करता है, एरिथमिया। बीटा 1 रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करता है, तो जिसकी वजह से ये एरिथमिया भी काज कर सकता है। इसके अलावा ये सेक्सुअल एम्पेयरमेंट काज करता है। सेक्सुअल एम्पेयरमेंट इसकी वजह से ये इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। और इसके अलावा ये हाइपरग्लाइसीमिया काज करता है, ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को डिक्रीज करके ये हाइपोग्लाइसीमिया काज करता है, ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को कम करके। इसके अलावा ये जो है वो लिपिड की जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। ज़ाहिर है ये बीटा 1 बीटा 2 को इनहिबिट करता है, तो ये साथ में बीटा 3 को भी इनहिबिट करता है। एडिपोसाइट्स के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स हैं, बीटा 3 रिसेप्टर्स ना। तो बीटा 3 जब इनहिबिट होंगे तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो फैटी एसिड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। और HDL जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो क्या हो जाएगा, इस प्रोप्रानोल जो है वो HDL को क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देगा। गुड कोलेस्ट्रॉल को ये क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से अथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह की चांसेस होते हैं हमारी बॉडी में। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे इसकी जगह, मेटोप्रोलोल। मेटोप्रोलोल क्या है, बीटा 1 सिलेक्टिव। तो जब हम लोग मेटोप्रोलोल को यूज़ करेंगे, ये बीटा 1 सिलेक्टिव है, तो ये क्या करता है, ये HDL के लेवल को कम नहीं करता, किसकी तरह, प्रोप्रानोल की तरह। प्रोप्रानोल HDL के लेवल को कम करता है। इसके अलावा इसकी जो प्रोप्रानोल जो वो CNS इफेक्ट्स काज करता है। CNS इफेक्ट्स इस तरह ये डिजीनेस काज करता है, लिथर्जी काज करता है, हेलोसिनेशन और डिप्रेशन काज करता है। और इसकी ड्रग इंट्रैक्शन में ये तो CNS इफेक्ट्स को हम लोग इस तरह रिड्यूस कर सकते हैं कि हम लोग प्रोप्रानोल की जगह क्या यूज़ करें, एटिनोलोल। एटिनोलोल क्या है, हाइड्रोफिलिक है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, तो CNS इफेक्ट्स भी काज नहीं करेगा। उसकी जो ड्रग इंट्रैक्शन है प्रोप्रानोलोल की, वो ये कि जो प्रोप्रानोलोल का जो लेवल, प्लाज्मा लेवल कौन इंक्रीज़ करता है, कौन सी ड्रग्स अगर इसके कम्बिनेशन में हम दें तो उसका, तो ये प्रोप्रानोलोल के प्लाज्मा लेवल को इन्हांस करेगा, वो है सिमिटेडीन, फ्लोक्सिटीन और पैरोक्सिटीन रिटर्निवर। और जो इसके लेवल को डिक्रीज़ करती हैं प्लाज्मा लेवल जो प्रोप्रानोल को डिक्रीज़ करती हैं, वो ड्रग्स हमारे पास हैं, बार्बिचुरेट्स, फेनिटोइन और राइफेम्पिन, वो इसके प्लाज्मा लेवल